गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र। तो अपन ने देखा था कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। इसके अलावा अपन ने श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा था, बाह्य श्वसन तंत्र, आंतरिक और फेफड़े। ठीक है, तो अपन देखते हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में बहुत सारा अपन ने देख चुके हैं। इसमें देखेंगे अपन ने कि बाह्य श्वसन तंत्र में क्या होते हैं, या देखते हैं अपन डिटेल से श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होंगे? सबसे पहले होंगे नासा छिद्र। सबसे पहले आ गया आपका नासा छिद्र, फिर आ गया आपका मुख, फिर आ गया आपका ग्रसनी। ग्रसनी को अपन ने 3 भागों में देखा था। ग्रसनी के बाद में आ जाएगा आपका स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, इसके बाद में आ जाएंगे आपके स्वर यंत्र के बाद में आ जाएंगे आपके फेफड़े। तो अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये अपन डिटेल से देख रहे हैं। तो सबसे पहले नासा छिद्र, ये क्या होते हैं आपके? एक जोड़ी होते हैं। नासा छिद्र कैसे होते हैं आपके? एक जोड़ी। मुख से भी क्या करता है, अपन ने ये देखा हुआ है, मुख से भी व्यक्ति इमरजेंसी में जब आपके नासा रंध्र बंद होते हैं तब व्यक्ति क्या करता है, आपके मुख से श्वसन क्रिया करता है। इसके अलावा ग्रसनी, इसको 3 में बांटा था, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। इसको अपन ने 3 में बांट रखा, कंठ ग्रसनी। स्वर यंत्र वो अंग होते हैं जो क्या करेंगे, आपके ध्वनि उत्पन्न करेंगे। ठीक है, इसी के अलावा अपन ने देखा था कि जो आपका जैसे आपकी ग्रसनी से आपकी श्वास नली, नासा छिद्र, मुख ग्रसनी और स्वर यंत्र, अब आएगी आपकी श्वास नली। श्वास नली, अब आएगी आपकी श्वास नली। श्वास नली आगे किस में बटी होती है? श्वसनी, श्वसनिका, और लास्ट होगा वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाएं, अगला क्या होगा आपका? वायु कूपिकाएं। देखो इधर, नासा छिद्र, मुख ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और वायु कूपिकाएं। ये नासा श्वास नली आगे जाके शाखाओं में बढ़ जाती है, और ये तीनों है, ये कहाँ होंगे? आपके फेफड़ों में। ये कहाँ अवस्थित होंगे, कहाँ स्थित होंगे? आपके फेफड़ों में। तो ये है आपका श्वसन तंत्र, ये बाह्य है, और ये क्या हो जाएंगे? आपके आंतरिक। इसको किस में अपन सम्मिलित कर सकते हैं? आपके ये आंतरिक श्वसन तंत्र में, और ये जो भाग है ये किसमें आ जाएगा? आपके बाह्य श्वसन तंत्र में। बाह्य श्वसन तंत्र में तो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि नासा छिद्र क्या होते हैं, मुख क्या होता है, ग्रसनी क्या होगा, स्वर यंत्र होगा, श्वास नली। श्वास नली आगे जाके शाखाओं में बढ़ जाती है, और शाखाओं में फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका, फिर वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाओं के अंदर क्या पाई जाएंगे? आपकी रक्त नलिकाएं या केशिकाएं पाई जाएगी, जो बिल्कुल बारीक बारीक होगी। यहीं से क्या होगा? ब्लड या रक्त की क्या होती है? आपकी सप्लाई होती है। तो अब इसका अपन डायग्राम बना के देखते हैं कि श्वसन तंत्र का एक्चुअल डायग्राम कैसे होते हैं। ये उसके भाग है, तो इनको ध्यान से देखना। ये 2 भागों में बांट रखे हैं, बाह्य और आंतरिक। अब अपन देखते हैं श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, की श्वसन तंत्र में अगर है तो उसका चित्र क्या होगा। देखो, कोई भी डायग्राम होता है तो उसका जो मेन होता है वो बनाना होता है। बच्चे क्या करते हैं, उसकी जो संरचना है उसको तो बनाने की कोशिश कम करते हैं। बाकी वो जो जैसे नाक बना रखा है, सपोज जो बॉडी पार्ट, सपोज मैंने ये मैं आपका स्वर यंत्र बना रही हूँ, तो इसमें जो नाक वाली स्ट्रक्चर है, ये हैंड वाली, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से कई बार चित्र इतना भयंकर बन जाता है
क्यों हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो अपन को ये ना बना के अपन को डायरेक्ट ही श्वसन तंत्र बनाना है। तो ये ना बनाओगे तो भी आपका चलेगा। तो अपन क्या बनाएंगे, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। अब देखो इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं अपन। तो आप डायरेक्ट बनाओगे, श्वसन तंत्र में कैसे बनाओगे वो देखिए आप। हमेशा डायग्राम को मैं कहती आई हूँ डॉट डॉट से बनाओगे आप। किससे बनाओगे आप, डॉट डॉट से बनाओगे। अगर आपका राइट है, ये क्या हो जाएगा आपका मुख, ये क्या हो जाएगा आपका मुख। ये सही बना तो आप इसको डार्क कर लीजिए, अगर सही नहीं बना तो आप इसको क्या कर सकते हो, आपका रफ। अब ये चल रही है आपकी श्वास नली, ये क्या चल रही है आपकी श्वास नली। ये मुख वाला पार्ट है, ये मुख वाला भाग है, ये हो गया आपकी श्वास नली, ये आपकी श्वास नली। ये आगे जाके क्या हो जाती है आपकी शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, इजीली ये आपको नहीं आएगा। ये कब आता है आपका, प्रैक्टिस से आता है। तो ये मेरा यहाँ से लगभग सही बना है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, आपका डार्क कर रही हूँ। अब अपन ने देखा था कि श्वास नली में क्या होते हैं आपके सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के आपके क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी श्वास नली पिचकती नहीं है, सिकुड़ती नहीं है। अर्धचंद्राकार छल्ले भी बोला जाता है इनको, जिसकी वजह से आपकी श्वास नली पिचकती नहीं है, सिकुड़ती नहीं है। तो आपको ये छल्ले भी बनाने पड़ेंगे। अब ये आगे शाखाओं में बढ़ चुकी है आपकी, आगे किस में जाके बढ़ रही है आपकी शाखाओं में। और ये शाखाएं कहाँ चली जाएगी आपकी, अब ये देखिए ये शाखाओं में बढ़ रही है। ये यहाँ क्या होंगे आपके फेफड़े अवस्थित होंगे, ये क्या यहाँ क्या होंगे आपके फेफड़े स्थित होंगे। अब ये फिर ये यहाँ से फिर ये एक अलग से शाखा बढ़ रही है, फिर ये इधर से शाखा बढ़ गई। तो ये ऐसे क्या होती है, ये जो शाखाएं बढ़ती जाती है ये कहाँ होगी आपके फेफड़ों के अंदर वाले पार्ट में होगी। इसका ध्यान से बनाना, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, इसमें पता ही नहीं चलता कहाँ से क्या शुरू कर रखा है। ये शाखाएं बढ़ गई और इनके लास्ट में क्या होगी आपकी वायु कूपिकाएं, जो अपन इनको ऐसे ये होती है आपके गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है वायु कूपिकाएं। ये जो ये शाखाएं हैं ये कहाँ जाएगी आपके फेफड़ों के अंदर तक, और ये इनके लास्ट वाले भाग में क्या प्रेजेंट होगा आपके वायु कूपिकाएं स्थित होगी। ऐसे ही इधर भी अपन ये शाखाएं बना देते हैं। इस चीज को आपको ध्यान से बनाना है। ये देखिए ये आगे फिर से ये एक शाखा में, फिर से ये शाखाओं में बट गया, और इनके अंदर क्या होगी आपकी वायु कूपिकाओं के अंदर क्या होगी आपकी वायु भरी रहेगी। वायु कूपिकाओं के अंदर क्या होगी आपकी वायु होगी। अब देखो यहाँ से क्या होंगे आपके फेफड़े स्टार्ट होंगे। आप इनको बनाने की कोशिश करना, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो तो उसको अपन ऐसे बना रहे तो अपन क्या कर लेंगे, उसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे साइज में होता है। जो फेफड़े होंगे यहाँ से थोड़ा सा ऐसे होंगे, फेफड़े दो होते हैं लेफ्ट और राइट। एक थोड़ा सा जो एक वाला लेफ्ट वाला होता है वो क्या होगा थोड़ा सा आपका इससे बड़ा होता है या ऊपर होता है, क्योंकि इस तरफ क्या प्रेजेंट होता है आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, हृदय उपस्थित होता है। एक होता है दो पालियों से मिलके बना होता है और दूसरा क्या होता है आपके एक पाली से मिलके बना होता है। ये देखो मैंने इसलिए डॉट डॉट से बनाया है, इसलिए ये आपका रफ करना इजी होता है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है तो आप फटाफट इसको रफ कर सकते हो। जैसे आपका राइट बनता है सही बनता है, आप इसको क्या कर लोगे डार्क कर लोगे। तो ये डायग्राम बनाने का एक पैटर्न होता है।
ये यहाँ से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो अपन इसको यहाँ से ऐसे रफ कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको लगभग ये सही लग रहा है तो अब आप इसको क्या कर लोगे, आप डार्क कर लोगे। इसको क्या कर लोगे, आप डार्क कर लोगे, जिससे क्या होगा, आपका डायग्रामेटिक क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अब साइंस में डायग्राम बनाना ही जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके नाम लिखना, लेबलिंग करना। अगर आपने डायग्राम बहुत सुंदर सा बना दिया है पर अगर आपने नाम नहीं लिखे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बिना नाम के साइंस में डायग्राम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ये शाखाएं आगे फर्दर डिवाइड होती रहती है तो आप इसको कंटिन्यू आगे करना चाहो तो बना सकते हो, पर ध्यान रखना ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है। ये आपके अब क्या होता है, इसके चारों ओर क्या होती है, प्लूरल कैविटी पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। आप बनाना चाहो तो इंटरनल बना सकते हो, बनाना चाहो तो आउटर। तो इसके चारों ओर क्या पाई जाएगी, एक झिल्ली पाई जाएगी जिसमें एक द्रव भरा रहेगा, जिसकी वजह से फेफड़ों को हानि नहीं होती है। दोहरी झिल्ली पाई जाती है। आपके आरबीसी वाले में ये नहीं दे रखा है, सीबीसी वाले में ये आसानी से दे रखा है और एक्चुअल में डायग्राम बहुत अच्छे दे रखे होंगे। इसमें क्या है, इन्होंने कई जगह कलरफुल कर दिए, कई जगह वाइट कर दिए और उनमें क्लियरिटी नहीं है, इसलिए बच्चा एक्चुअल में सोच बना नहीं पाता कि डायग्राम में है क्या। ऐसे डबल मेम्ब्रेन से, दोहरी झिल्ली से ये क्या होते हैं, आपके कवर्ड होंगे। इसके अलावा क्या होती है, आपकी पसलियों की एक लेयर पाई जाती है, रिब्स पाई जाती है, जिससे क्या होती है, आपके फेफड़ों का प्रोटेक्शन होता है, फेफड़ों का बचाव होता है। ये अपन देखते हैं। ये आपके श्वसन तंत्र का डायग्राम लगभग कंप्लीट है। ये देखिए, देखो बायोलॉजी में एक्चुअल में होता है कि अगर आपका डायग्राम अच्छा है, आपने डायग्राम अच्छा बनाया, लेबल अच्छा किया, तो आपके पूरे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ऐसे कर देती हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। देखो एक्चुअल में ये डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये श्वसन तंत्र है आपका। सीबीएसई में देखना, ये डायग्राम बहुत अच्छे से दे रखा है उसने। ऊपर वाले नासारंध्र वगैरह वो नहीं बनाता है, यहाँ कंठ ग्रसनी से बनाता है। तो देखो ये क्या हो गया, आपकी ग्रसनी। ये क्या होगी, श्वास नली। श्वास नली। ये क्या हो जाएंगे, आपके फेफड़े। अब ये इसमें भी क्या होगी, आपकी ऐसे होगी। जिससे ये आसानी से क्या होगी, आपकी वर्क करेगी। ये है आपकी श्वसनी। ये है आपकी श्वसनिका और ये है आपकी वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाएं, ये है आपका एक्चुअल डायग्राम जो आपके श्वसन तंत्र में काम आता है। अब इसके जस्ट ऊपर यहाँ क्या होगा, आपका एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ये वाला फ्लैप जो ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया, आपकी एपिग्लोटिस। तो ये है आपका श्वसन तंत्र। तो आप इसको ध्यान से देखोगे, इसे नीचे लिखोगे किसका डायग्राम है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है, इसके भी मार्क्स होते हैं। चित्र मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। तो ये जो चीजें हैं जो मैंने बताई, ये आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअल में मैंने किया क्या है, श्वसन तंत्र बनाया। अगर आप वो वैसे डायग्राम बनाओगे, कुछ बच्चों की पेंटिंग ड्राइंग अच्छी होती है, वो बना लेते हैं, पर कुछ बच्चों से नहीं बनता, तो वो क्या होता है, अजीब सा लगता है। तो एक्चुअल डायग्राम ये एपिग्लोटिस होगा, फिर ग्रसनी होगी जो कंठ ग्रसनी, मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी में बटी होगी। फिर उससे जस्ट नीचे आ जाएगी श्वास नली। फिर ये आपके स्पंजी होते हैं, फेफड़े कैसे होते हैं, लचीले और स्पंजी होंगे। फिर आगे जाके श्वास नली दो भागों में बढ़ जाएगी, जिनको बोलेंगे श्वसनी, अपनी ओर की दाएं और बाएं फेफड़ों में चली जाएगी। इसके अलावा फिर आगे शाखाओं बढ़नी श्वसनिका और लास्ट में क्या होती है, वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाएं वो जगह है जहाँ क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये था आपका श्वसन तंत्र।
अब अपन देखते हैं फेफड़े। ये डायग्राम आप बना लोगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं फेफड़े। तो फेफड़ों से क्वेश्चन कैसे आता है, फेफड़े, ठीक है। तो फेफड़े कैसे होते हैं, लचीले होंगे, स्पंजी होंगे और कैसे होंगे, पिंक कलर के होंगे, पिंक कलर के या गुलाबी रंग के होते हैं। अपन ने अभी देखा था श्वसनी क्या है, श्वसनिका क्या है, ये सब देखा था। अब देखते हैं फेफड़े। फेफड़े कैसे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, लचीले होते हैं। और मैंने पहले भी कहा था जो व्यक्ति क्या करता है अल्कोहल का उपयोग करता है तो उसको लीवर खराब होता है। इसके अलावा जो स्मोकिंग करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, तो उसके फेफड़ों का लचीलापन क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे लचीलापन खत्म हो जाएगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। जो ज्यादा बीड़ी और सिगरेट पीते हैं उनका दम उठने लगता है, उसके पीछे रीजन है कि उनके फेफड़ों का जो लचीलापन है वो धीरे धीरे क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। तो ये था आपके फेफड़े। अब देखते हैं अपन इससे आगे वाला पार्ट क्या है। ये बना लो डायग्राम आप। अब यहाँ से फेफड़ों से एक क्वेश्चन आता है, वो देखना है अपन को। एक तो फेफड़े कैसे होते हैं आपके, लचीले होते हैं। इसके अलावा इनमें क्या पाई जाती है, उपास्थिका, इनमें सल की उपकला पाई जाती है। इनमें सल की उपकला उपस्थित होती है, सल की उपकला पाई जाती है, जो क्या करेगी, आपके फेफड़ों को एक स्तर प्रदान करेगी। इसके अलावा जो ये डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली है, इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिसकी वजह से फेफड़ों को चोट नहीं पहुंचती, आघात नहीं पहुंचता और इनकी झिल्ली क्या होती है, नष्ट नहीं होती, या आपस में क्या होता, घर्षण नहीं होता। तो ये है आपके इसका फेफड़े, सल की उपकला पाई जाएगी। इसके अलावा फेफड़े देखो, फेफड़े में क्या होते हैं, दो लोब पाए जाते हैं, दो पिंड पाए जाते हैं। ये लोब्स में बटा होता, अभी आपके नहीं आएगा, ये लोब्स में बटा होता है, ये दो में होता है और ये क्या होता है आपका, तीन लोब्स में बटा होता है। ये दो में होता है और ये क्या होता है आपके, तीन लोब में बटा होता है, तीन पिंडों से मिलके बटा होता है। तो ये था आपका श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र में एक इंपॉर्टेंट चीज है, श्वसन में मांसपेशियों का उपयोग क्या होता है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है, श्वसन में कौन कौन सी मांसपेशियां काम आती है। तो अपन देखते हैं श्वसन में मांसपेशियां। श्वसन में मांसपेशियां, देखो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे आपने क्या किया, अंतः श्वसन किया और बहिःश्वसन किया। अपन दो टर्म यूज करेंगे। अंतः श्वसन मतलब आपने अंदर वायु ली है, ऑक्सीजन नहीं कह सकते अपन, क्योंकि व्यक्ति ऑक्सीजन सिर्फ वेंटिलेटर पे लेता है, वो अभी क्या ले रहे हैं, वायु का मिश्रण ले रहे हैं। तो अंतः श्वसन में क्या होगा, जैसे आपके वायु अंदर गई है, समझना इस प्रोसेस को, अंदर गई वायु, तो जो आपका डायफ्राम है, जो ये आपका वक्षस्थल, एक ऐसी संरचना बनी हुई है, मैं इसको रख कर देती हूँ। एक ऐसी संरचना बनी है जो आपके फेफड़े है, जैसे यहाँ है, तो यहाँ आप देखना एक ऐसी संरचना, ऐसे ऐसे एक ऐसा कुछ बना हुआ, इसको बोलते हैं अपन डायफ्राम। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगी। देखो ये आपका डायफ्राम, डायफ्राम यहां क्या होंगे, ये है आपका वक्षस्थल, वक्षस्थल, और ये क्या है आपका एब्डोमिनल कैविटी, ये हो गया आपका वक्षस्थल, ये क्या हो गया आपका, और ये नीचे वाली को क्या बोलते हैं, उदर गुहा। अब जो वक्षस्थल है, मैंने कई बार कहा है, आपका जो वक्षस्थल है इसमें क्या होंगे, हृदय और फेफड़े, दोनों फेफड़ों के बीच में क्या होता है, आपका हृदय स्थित होता है, इसीलिए एक फेफड़ा थोड़ा सा ऊपर होता है। तो वक्षस्थल पर ये जो संरचना, ये है आपकी डायफ्राम, और इसके नीचे क्या है आपकी उदर गुहा। तो उदर गुहा में बाकी सारे अंग होंगे, जैसे आपके अगर यकृत की बात की जाए तो वो राइट साइड में होगा, अगर आपके और अगर इसकी मलाशय की बात की जाए तो वो लेफ्ट में होगा। ये अलग अलग सिचुएशन, आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो वक्षस्थल
फिर क्या हो गया आपका डायफ्राम। डायफ्राम वो एक ऐसे टोपी जैसी संरचना होती है, ये क्या करता है आपके वक्ष स्थल को और उदर गुहा को सेपरेट करता है। अब समझना, अंतः शोषण और बाह्य शोषण, ठीक है। जैसे अपन ने अंदर वायु ली तो जो वक्ष स्थल है और जो डायफ्राम है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। आप खुद कोशिश करके देखना, आप खुद इसको करके देखना। डायफ्राम कैसा हो गया, चपटा हो गया। मैं उसकी अगली सिचुएशन बना रही हूँ। डायफ्राम कैसा हो गया आपका, चपटा हो गया। तो जब डायफ्राम चपटा होता है तो जो आपके फेफड़ों का आयतन क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा, डायफ्राम क्या हो जाएगा आपका, चपटा हो जाएगा। और जब आप बाहर निकालते हो तो आपका वक्ष स्थल सिकुड़ जाएगा और डायफ्राम क्या हो जाएगा, अपनी वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। और ये काम कौन करता है, ये श्वसन में जो मांसपेशियां होती है, श्वसन में जो मांसपेशियां होती है वो मांसपेशियां इसमें क्या करती है आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे ही अंदर वायु की जो आपका डायफ्राम हो जाएगा वो चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा और आराम से या कह सकते हो फेफड़ों का आयतन बढ़ गया। और जब वापस आप बाहर निकालते हो तो CO2 आपके बलपूर्वक बाहर निकल जाएगी और बहुत कम क्वांटिटी में रहेगी। इस क्रियाविधि को अंतः शोषण और बहिर्शोषण, इसमें कौन रोल प्ले करता है आपके, मांसपेशियां, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये वक्ष स्थल पे कैसे क्या वर्क करती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन मांसपेशियों पे से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांसपेशियों का क्या रोल है, वो आपको बताना है। इन मांसपेशियों का नाम भी पूछा जाता है कई बार, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी मसल्स होती है आपकी, इंटरकोस्टल मसल्स। अब एक क्वेश्चन और बनता है, अंतः शोषण और बहिर्शोषण में क्या अंतर है। तो अंतः शोषण का मतलब वायु को अंदर ग्रहण करना और बहिर्शोषण का मतलब वायु को बाहर रिमूव करना, ये क्या हो जाएगा, बहिर्शोषण। अंतः शोषण में कौन कौन रोल प्ले करेंगे आपके, नासा छिद्र है, मुख है, ये किस में रोल प्ले करेंगे आपके, और यही किस में करेंगे आपके, बहिर्शोषण में। क्योंकि जो आपके जिस माध्यम से आपके अंदर वायु जा रही है उसी माध्यम से क्या होगी, आपके वायु बाहर निकलेगी। तो ये था आपका शोषण तंत्र। यहाँ से छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। शोषण किसे कहते हैं, शोषण में मांसपेशियों का क्या उपयोग है, इंटरकोस्टल मसल्स जो आपकी इंपॉर्टेंट है, उदर गुहा, इसमें डायफ्राम भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा शोषण में मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इसके अलावा बाह्य शोषण वाले अंग कौन से हैं, फेफड़े कैसे होते हैं, और एक डायग्राम। ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें से बनते हैं। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, शायद मैंने इसकी फुल फॉर्म नहीं बताई होगी आपको। ATP जो आपके शोषण के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है वो किस में इकट्ठी होती है, ATP। इसको लिख लो, एडिनोसिन वैसे आने वाला नहीं है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देती हूँ आपका इसी लेक्चर के दौरान, ताकि अपना शोषण तंत्र कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखो श्वसन तंत्र में एक तो क्वेश्चन बन रहा है आपके, श्वसन किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन बन गया, श्वसन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन बन गया, श्वसन किसे कहते हैं, ये 1 नंबर का आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 1 नंबर का आ गया। इसके अलावा कौन सी गैस अंदर ली जाती है, कौन सी गैस बाहर छोड़ी जाती है, तो आप इजीली कर लोगे। इसके अलावा श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, ये 1 नंबर का आएगा।
ये 3 नंबर तक आ सकता है और 4 नंबर तक आ सकता है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके श्वसन तंत्र से? इसके अलावा है आपके आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन में क्या अंतर है। इसके अलावा फेफड़ों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो फेफड़े कैसे होते हैं? गुलाबी फेफड़े 2 होते हैं या एक जोड़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, इनमें लचीलापन पाया जाता है। इसके अलावा क्या होंगे? दायां और बायां फेफड़ा क्या होता है? 2 लोबों से मिलकर बना होता है। एक में 3 लोब होते हैं, एक में 2 लोब होते हैं। इसका कारण बीच में हृदय पाया जाता है। इसके अलावा इनमें वायु कूपिकाएं पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड है। तो ये सारा टॉपिक आपका लगभग श्वसन तंत्र से कंप्लीट है। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट्स बिल्कुल नहीं आ रहे, मतलब आप लेक्चर को देख रहे नहीं है। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कमेंट्स कीजिए। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है वो आप बोलिए। अब रही डायग्राम की प्रैक्टिस। डायग्राम कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो श्वसन तंत्र के बाद में आता है आपका अगला टॉपिक, वो अपन देखते हैं डिटेल से। रक्त व रक्त परिसंचरण तंत्र अगला टॉपिक है आपका, रक्त व रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रक्त व रक्त परिसंचरण अगला टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इससे अच्छे क्वेश्चन पुट होते हैं। रक्त व रक्त परिसंचरण, रक्त व रक्त परिसंचरण। पहले अपन रक्त के बारे में देखेंगे। आपके 4th जो चैप्टर है, चौथा जो चैप्टर है, उसमें रक्त के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पर अपन बेसिक यहां से, रक्त क्या होता है अपन इतना से देखेंगे। रक्त तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या होता है आपका? तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। इसके अलावा रक्त का संगठन देखें तो रक्त में क्या क्या होती है आपकी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या क्या होगी रक्त में? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ये सब किसमें पाई जाती है? आपकी रक्त में पाई जाती है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं कौन सी हो गई आपकी? लाल रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन जिंदा रहती है, फिर बनती रहती है, फिर नष्ट। इसके अलावा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है? आपके रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है? आपका रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। और ये अस्थि मज्जा कहाँ होती है? आपकी हड्डियों के अंदर। हर हड्डी में नहीं होती है अस्थि मज्जा, कुछ में होती है। जो लंबी बोन्स होती है, लंबी हड्डियां होती है, उनमें क्या पाया जाता है? आपका अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ होती है? सॉरी, इनका जीवन काल 100। फिर है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं ये करती क्या है? ये करती है डिफेंस, फाइट करने का काम। जैसे आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी चला गया, ये सैनिक की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? सैनिक की। बाउंड्री पे खड़ी रहती है। जैसे बाउंड्री पे कोई आया है, उससे क्या करेगी? फाइट करेगी। तो आरबीसी क्या करेगी? आपके लाल रक्त कणिकाएं रक्त का निर्माण करेगी। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये कहाँ पाया जाता है? जहां पे आपकी जो लंबी बोन होती है उनमें अस्थि मज्जा पाया जाता है, उनमें होता। हर बोन में नहीं होता, हर हड्डी में नहीं होता। फिर है प्लेटलेट्स, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? आपका थक्का बनाने में सहायता करता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करते हैं? आपके रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं आपके ये जो आपके प्लेटलेट्स है, वो क्या करेंगे? रक्त का थक्का बनाने में आपकी मदद करेंगे या सहायता करेंगे। तो अपन ने देखा रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और
प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का निर्माण करती है, श्वेत रक्त कणिकाएं बैक्टीरिया वगैरह से फाइट करती है, और प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। जैसे व्यक्ति के चोट लगा 1 से 2 मिनट के बीच में क्या हो जाता है, आपका थक्का बन जाता है। क्योंकि अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो व्यक्ति की कंटिन्यू ब्लड बहने से, रक्त बहने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा ये करती क्या, ये जाल के रूप में पाई जाती है। जैसे आपके चोट लगी है तो उस एरिया में आके ये जाल बना लेगी और उसमें रक्त कणिकाएं आके आपके इकट्ठे हो जाएगी। अब देखो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, आपके फाइट करती है, पर अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए तो ये क्या कर देती है, आपके कैंसर। एक निश्चित सीमा से ज्यादा अगर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये कैंसर का कारण भी बन जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि WBC बढ़ रही है तो आपके फायदा हो रहा है। कई बार WBC बढ़ती है तो डॉक्टर्स क्या हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि WBC का बढ़ना किसका इंडिकेटर होता है, आपका कैंसर का। तो ये देखा अपन ने रक्त के बारे में, WBC, RBC। अब अपन देखेंगे रक्त परिसंचरण। तो आप, ये अच्छा टॉपिक है, इसमें से अच्छा बड़ा क्वेश्चन आता है। हृदय की संरचना क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ भी होता है। वैसे बिल्कुल इजी सा, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दे लोगे। इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, बायोलॉजी का जो भी टॉपिक है, जो भी आपके बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 11th 12th 10th 9th किसी के भी हो, सबसे अच्छा फंडा है आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का कि आप डायग्राम पे फोकस कीजिए, चित्रों पे फोकस कीजिए, जिससे अगर आपने चित्र अच्छे बनाए, उसके नाम सही लिखे, तो आप उसको देख देख के वर्णन कर सकते हो। और अगर आपने नाम सही लिख दिए, चित्र सही बना दिया, तो अगला जो एग्जामिनर होगा वो आपकी कॉपी में आगे कुछ देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है बच्चे को डायग्राम आ रहा है, उसने लेबल किया, मतलब नाम लिखे तो उसने सही लिखा होगा, और इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक लाइन पढ़े। इसीलिए आप चित्रों पे फोकस कीजिए। ये 6 नंबर का चैप्टर है आपका सेकंड वाला, और लंबा चलेगा, और आपके 6 में से 6 ही आने चाहिए। ठीक है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, 2 का भी आएगा, और 3 का या 4 का भी आएगा। टोटल ऐसे करके इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन पुटअप होंगे। अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। पिछला चैप्टर भी बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल टफ चैप्टर नहीं था। इसके अलावा ये चैप्टर अच्छा है। इसके बाद अपन देखेंगे जेनेटिक्स या मेंडल वाला चैप्टर, वो बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। इसके बाद अपन इन्वायरमेंट पे चलेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, और जो भी आपको दिया जा रहा है उसको कंटिन्यूटी में रहिए। रिवाइज, जैसे संडे था, आपको रिवाइज करना चाहिए था। रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो फटाफट आपका रिवाइज होता है। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी, अगर आप शुरू से सही मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करोगे ना शुरू से ही, तो आपके आगे बाद में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।